नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सवेशम् पढ़मं भवाय मंगलम् मंगलाणं च सवेशम् पढ़मं भवाय मंगलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। अपना माइंड बना के मेरे से बात करो। फिर बोले सब जगह तो 5 मिनट हम वेट करते हैं, कोई आया ही नहीं है, आज बहुत कम जन आए हैं। जय 5 मिनट वेट जिनेन्द्र। करते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी तक में। दी मुझे एक डाउट है। हाँ जी। वो 5वें अध्ययन में अब कर्मों का विभाग पढ़ रहा है ना, उसमें अब सहनन में हम पूछेंगे कि कौन मतलब सहनन में पूछेंगे, संस्थान पूछेंगे, वामन संस्थान कौन सी विपाक प्रकृति है, विपाकनी प्रकृति है, तो पुद्गल विपाकनी प्रकृति है। हाँ जी। तो अगर दुर्विगंध पूछ रही हूँ, दुर्विगंध कौन सी विपाकनी प्रकृति है, तो हम्म। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर पुद्गल क्या होगा? विपाकनी। नहीं है ना? पुद्गल विपाकनी है। कैसे? क्योंकि वर्ण अपन चार। वर्ण गंध रस। हाँ, मैं वर्ण दुर्विगंध पूछ रही चार। हूँ। हाँ, तो उसमें तो फर्स्ट उसमें फर्स्ट वर्ण आएंगी गंध ना। रस स्पर्श सारा आ रहा है ना। वर्ण चार का मतलब हाँ, क्या तो है? गंध वर्ण चार का मतलब उसके सारे उत्तर प्रकृति का एक एक आएगा ना। वर्ण का लोहित वर्ण, नहीं। गंध का सुरभि गंध। वर्ण चार का मतलब ये होता है, हमने टोटल पढ़ा हाँ था वर्ण गंध रस स्पर्श, 20 प्रकृतियां थी। इसको हमने जी। शॉर्ट में समराइज कर दिया, सारे वर्ण को एक नंबर ले लिया, एक गंध को एक, रस को एक, स्पर्श को एक। दिस इज कॉल्ड वर्ण अच्छा चार। ऐसा नहीं है कि एक वर्ण का उठाया दूसरा मतलब सबका एक एक नंबर उठाया, ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे लगा था कि उसको सबके एक एक समराइज उत्तर किया है प्रकृति हमने। होंगे। ठीक है। पूरा वर्ण जो काउंटिंग आपका, में एक एक लेते हैं, लेकिन टॉप 20 पुद्गल में ही आएंगे ना। सिर्फ वर्ण को अगर जैसे एक काउंट, वर्ण चार में हम वर्ण एक काउंट करें तो उसमें कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र, शुक्ल सारे हैं। गंध को एक पुद्गल, कर रहे हैं सारे तो पुद्गल सुरभि दूरी विपाक पूरा है। रस को करे तो उसमें तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल, मधुर सारा है। स्पर्श को कर रहे हैं तो ठीक है। उसमें कपट, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष सारा है। जो 20 था हमने उसको समराइज कर दिया, उसको हमने शॉर्ट में कर दिया, तो हमने सबका एक काउंट कर लिया कि अच्छा ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गंध को रिप्रेजेंट। जैसे सपोज करो एक कोई क्लास है, अब एक क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है। ABCDEFGH सबका अलग 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 नाम है। अब मैं इंडिविजुअली सबका नाम बोलूं, हाँ ए आया है, बी आया है, सी आया है, और या फिर मैं बोल दूं सपोज करो ये सारे बच्चे क्लास सेकंड ए से बिलोंग करते हैं, मैं बोलूं क्लास सेकंड ए पूरी की पूरी प्रेजेंट है, और मैं बोलूं क्लास सेकंड ए में ए है, बी है, सी है, डी है। अगर सिर्फ बोलूं मैं कहीं क्लास सेकंड ए, तो क्लास सेकंड ए मतलब सारे के सारे 20 बच्चे होंगे ना, बोले क्लास सेकंड ए का रिजल्ट आ गया तो मतलब सब 20 बच्चों का रिजल्ट आ गया। ऐसा थोड़ी है कि उसमें सिर्फ जो ए नंबर पर है, जो पहला नंबर पर है, सिर्फ उस बच्चे का रिजल्ट आया है। मुझे लगा था कि इसका आंसर शायद वह होगा कि इसका 122 की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं, इसलिए
उसमें नहीं आएगी, कोई भी तो विपाक में प्रकृति 122 की नहीं है। अपेक्षा से भी हम पढ़ रहे हैं तो वर्ण चार का तो यही फॉर्मेट है। हाँ, मैं गलत हम समझ वर्ण गई थी। 122 की ये हो अपेक्षा गया। से जो रहे हैं, आपने बात एकदम सही बोली, लेकिन वर्ण चार का तो फॉर्मेट यही है ना। जब हमने इसके अंदर हाँ पीछे पढ़ा था 120, 122, 148, तो जी। 120 और 122 में वर्ण चार का फॉर्मेट क्या था? उसमें हम ले रहे थे, एक साथ ले रहे थे, मुझे लगा था कि सारी बड़ा वर्ण का एक ले रहे हैं, तो एक उत्तर प्रकृति ले रहे हैं उसका, ऐसा मुझे लगा था। नहीं, प्रकृति सारी ले जैसे रहे हैं। वर्ण पांच है बस ना, हमने तो उसको उसमें समराइज कर दिया, उसको काउंटिंग में हमने एक ले लिया कि अच्छा वर्ण पूरा जो है एक। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि भाई सेकंड क्लास के बच्चे हैं, तो ये हो गया सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी। हाँ इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूनिट काउंट करने की बजाय हमने उसको एक ग्रुप दे दिया। तो वर्ण वो चार एक्चुअली इनका बंद और उदय एक साथ आने के कारण हमें हमने इसे साथ में ले लिया, ऐसे ना दीदी। हाँ। वर्ण चार जो है वो शॉर्ट में समराइज कर दिया, इंस्टीड ऑफ 20 की 20 प्रकृतियों को शॉर्ट कर दिया हमने। तो ऐसा नहीं है उसके अंदर जी कि भाई गंध की कोई एक प्रकृति है, रस की कोई एक प्रकृति है, नहीं, सारी की सारी 20 प्रकृतियां हैं। ठीक है, थैंक ठीक है। यू। और कोई डाउट? अभी तक जो रिवीजन चल रहा है हमारा उसमें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो था हमारा, वो हो गया था कषाय के स्वभाव के आधार पर जो चार भेद थे, अंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये हो गए थे। आज हम उसके आगे का करेंगे। कषाय वेदनीय कर्म के 16 वेदों की परिभाषाएं, 41 नंबर पेज से हम स्टार्ट करेंगे और हमको आज पढ़ाएंगे। आज हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। कौन है मेरे स्क्रीन पे? मेरे स्क्रीन पे जो सबसे लास्ट है वो है कोई जूम यूजर। क्या आप हैं क्लास में? ओके। उसके बाद है सुनीताज आईफोन 13 प्रो। हेलो। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अच्छा। मैं हाँ, मैंने नहीं सुना, मैं थोड़ा सा काम में लगी हुई थी। ठीक है, आप मतलब करा हाँ, पाएंगे अभी या रुक के करवाएंगे? 2 मिनट, हाँ शायद कर पाऊँ मैं कोई बात कोशिश। नहीं, ठीक है, हाँ, हाँ आप तब तक हम। बताइए बताइए, आपने क्या पूछा था, मैं नहीं सुन पाई थी। नहीं, मैंने यही कि भाई अब नेक्स्ट आगे का कौन पढ़ाएगा। आगे का, हाँ। ठीक है, कोई क्या? बात नहीं, तब तक हम पहले किसी और को ले लेते हैं। सुनीता जी रांका। हाँ, मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद आ पाऊंगी क्लास में, जी है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल, ओके। सुनीता जी रांका है क्लास में? जी मैं अभी ज्वाइन हुई, कुछ पता नहीं, पीछे का क्लास भी नहीं किया मैंने। अच्छा। हाँ तो पता नहीं कुछ। ठीक है सर। हाँ। और नए में है ममता जी राखेचा। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप पढ़ाने के लिए? मैं बीकानेर से हूँ। नहीं, वो तो पता है मुझे, लेकिन मतलब टॉपिक कहाँ से बोल रहे हैं? कषाय वेदनीय कर्म के 16 भेद तो हो गए हाँ थे। जी, पेज नंबर 41। जी। अनंतानुबंधी क्रोध वेदनीय कर्म, यहाँ इफ से ना। पॉसिबल प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जब पढ़ाते हैं तब कैमरा स्पेशली ऑन चाहिए ताकि इंटरेक्टिव लगे जो पढ़ रहे हैं उनको। 2 मिनट मैम। जी। नेक्स्ट इनके बाद नंबर रहेगा प्रभा जी भंसाली बैंगलोर। और उसके बाद में हेमलता जी S21FE। वो आप लोग रेडी रहिएगा प्लीज। इनकी डेफिनेशंस बोलनी मैम। आपको पढ़ाना है। मैं पढ़ाऊँ कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ट्राई कीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे सब न्यू है, उनको कुछ पता नहीं है। वेरी बिगनिंग के हिसाब से आपको बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? अपने एकदम कंफर्ट लेवल में आप स्टार्ट कीजिए।
अनंतानुबंधी क्रोध वेदनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा अनंतानुबंधी क्रोध का वेदन करे उसे अनंतानुबंधी क्रोध वेदनीय कर्म कहते हैं। एक सेकेंड, किसी की भी कोई क्वेरी हो प्लीज पूछ लीजिएगा। स्टार्ट कीजिए मैम। अनंतानुबंधी क्रोध, जिस क्रोध के कारण आत्मा का संसार से अनुबंध बना रहे उसे अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। जिस कर्म के उदय से कारण यानी जिस क्रोध के कारण आत्मा का संसार से अनुबंध बना रहे उसे अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। ठीक है। दूसरा है अनंतानुबंधी मान वेदनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा अनंतानुबंधी मान का वेदन करे उसे अनंतानुबंधी मान वेदनीय कर्म कहते हैं। अनंतानुबंधी मान, जिस मान के कारण आत्मा का संसार से अनुबंध बना रहे उसे अनंतानुबंधी मान कहते हैं। अनंतानुबंधी माया वेदनीय कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा अनंतानुबंधी माया का वेदन करे उसे अनंतानुबंधी माया वेदनीय कर्म कहते हैं। अनंतानुबंधी माया, जिस माया के कारण आत्मा का संसार से अनुबंध बना रहे उसे अनंतानुबंधी माया कहते हैं। वेदन करना यानी क्या मैम? वेदन करना मतलब भोगना, फील करना। फील करना। थैंक यू। चौथा है अनंतानुबंधी लोभ वेदनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा अनंतानुबंधी लोभ का वेदन करे उसे अनंतानुबंधी लोभ वेदनीय कर्म कहते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हैं कोई? किसी की कोई क्वेरी है क्या? नहीं, बोलिए, आप आगे बोलिए। अनंतानुबंधी लोभ, जिस लोभ के कारण आत्मा का संसार से अनुबंध बना रहे उसे अनंतानुबंधी लोभ कहते हैं। ये सारे अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ के चारों हो गए हैं। और अब है अप्रत्याख्यान क्रोध वेदनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा अप्रत्याख्यान क्रोध का वेदन करे। बस इसमें जो ये शब्द आए ना, क्रोध मान माया लोभ, इसकी जगह जो मैंने अभी पढ़े अनंतानुबंधी क्रोध वेदनीय कर, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ममता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क इश्यू है। जैसे आत्मा अप्रत्याख्यान क्रोध वेदनीय अप्र, अप, ममता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गए हैं उनके। नेक्स्ट जिसको बोला था प्लीज वो आ जाए। नेक्स्ट किसको बोला था? प्रभा आंटी। मेरा मेरा नाम बताया था आपने, जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र आंटी। सॉरी, 2 मिनट मेरा मिस हो गया था। कहाँ से बताना है? अप्रत्याख्यान से। अच्छा, मतलब जिस कर्म के उदय से आत्मा अप्रत्याख्यान क्रोध का वेदन करे उसे अप्रत्याख्यान क्रोध वेदनीय कर्म कहते हैं। और जिस क्रोध के कारण आत्मा किसी भी प्रकार का प्रत्याख्यान स्वीकार ना कर सके उसे अप्रत्याख्यान क्रोध कहते हैं। और वैसे ही अप्रत्याख्यान मान, मतलब जिस कर्म के उदय से अ, आत्मा किसी भी प्रकार का नहीं, जिस कर्म के उदय से आत्मा अप्रत्याख्यान मान का वेदन करे उसे अप्रत्याख्यान मान वेदनीय कर्म कहते हैं। और जिस मान के कारण आत्मा किसी भी प्रकार का प्रत्याख्यान स्वीकार न कर सके उसे अप्रत्याख्यान मान कहते हैं। और वैसे ही मतलब माया के लिए भी, वैसे मतलब वापस रिपीट करूंगे इसके लिए नहीं भी। नहीं, ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लेंगे। और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मतलब जिसमें सर्ववृत्ति, मतलब जिस कर्म को जैसे आत्मा प्रत्याख्यान क्रोध का वेदन करे उसे प्रत्याख्यान क्रोध कहते हैं। और जिस क्रोध के कारण
आत्मा किसी भी प्रकार का व्रत स्वीकार, हाँ मतलब व्रत, संयमी जीवन स्वीकार, संयमी रूप, सर्वविरति रूप प्रत्याख्यान स्वीकार ना कर सके, उससे प्रत्याख्यान क्रोध कहते हैं। सर्वविरति का क्या मतलब हुआ? सर्ववृत्ति मतलब साधु जीवन। और वैसे ही क्रोध, मान, माया लोभ के लिए आएगा, मतलब जिस लोभ के कारण या माया के कारण। और फिर संज्वलन, संज्वलन का अर्थ है जिस कर्म के उदय से आत्मा संज्वलन क्रोध का वेदन करे, उसे संज्वलन क्रोध वेदनीय कर्म कहते हैं। और जिस क्रोध के कारण आत्मा शुद्ध निर्मल चारित्र की प्राप्ति ना कर सके, उसे संज्वलन क्रोध कहते हैं। और उसी प्रकार मान, माया और लोभ के लिए भी आएगा। और उसके पश्चात आएगा नौ कषाय वेदनीय कर्म। ठीक है, नौ एक कषाय एक वेदनीय। एक मिनट ही, अब नेक्स्ट नेक्स्ट की टर्न, ताकि सबको चांस मिले। ओके। थैंक यू। नेक्स्ट किसको बोला था? जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नौ कषाय वेदनीय कर्म से। आवाज नहीं आ रही, आप जो भी पढ़ा रहे हैं प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलिए, और अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। जो भी बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही क्लियर। खुशी जी लुनावत क्या है आप क्लास में? जय जिनेन्द्र। जय जयेंद्र सर। आप पढ़ाएंगे आगे का? जी। पढ़ाइए नौ कषाय वेदनीय। नौ कषाय वेदनी कर्म मतलब जिस कर्म के उदय से आत्मा को नौ कषायों का वेदन हो, उसे नौ कषाय वेदनी कर्म कहते हैं। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जब आप पढ़ाएं, ताकि वो एक इंटरैक्टिव लगे, वरना ऐसे लग रहा है कुछ ऑडियो चल रहा है और हम सुन रहे हैं। नौ कषाय का अर्थ है यहाँ पे, नौ मतलब सहवर्ती, मतलब जो साथ में है। अर्थात कि जो कषायों को उत्तेजित करे या फिर उनके जो कषायों के साथ उत्पन्न हो। कषाय नौ प्रकार के हैं। वो ऐसे हैं: स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा। स्त्री वेद वेदनीय कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा स्त्री वेद का वेदन करे, उसे स्त्री वेद वेदनीय कर्म कहते हैं। अब स्त्री वेद का मतलब होता है स्त्री में उत्पन्न होने वाले कुशील सेवन की अभिलाषा को स्त्री वेद कहते हैं। इसी प्रकार पुरुष वेद और नपुंसक वेद है। उसके बाद नोट दिया गया है कि सामान्यतः स्त्री वेद जीव में पुरुष के साथ कुशील सेवन की अभिलाषा होती है। कदाचित स्त्री वेदी जीव में स्त्री अथवा नपुंसक के साथ भोगों की अभिलाषा हो तो भी उसको स्त्री वेद की ही कहा जाएगा। तो मतलब स्त्री वेद में जिस जिस मतलब कोई भी अभिलाषा हो उसको स्त्री वेद ही कहा जाएगा। इसी प्रकार नपुंसक और पुरुष वेद के लिए भी। हास्य वेदनी कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा हास्य का वेदन करे, उसे हास्य वेदनी कर्म कहते हैं। हास्य मतलब लज्जा आदि के निमित्त उत्पन्न होने वाले चित्त के विशेष प्रकार के विकार। फिर नेक्स्ट है रति वेदनीय कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा रति का वेदन करे, उसे रति वेदनीय कर्म कहते हैं। रति का अर्थ होता है प्रीति। इंद्रियों व मन के अनुकूल विषय मिलने पर या फिर इंद्रिय व मन के प्रतिकूल विषय दूर होने पर जो उत्पन्न हो, उसे रति कहते हैं। इसको जो प्लीज कोई एग्जाम्पल से समझाइए, मुझे नहीं समझ में आया रति क्या है। रति मतलब जैसे कोई चीज मन पसंद है वो अगर प्राप्त हो जाए, और जो चीज पसंद ना हो वो दूर हो जाए, जैसे कुछ प्रतिकूलता है वो दूर हो जाए, तो वो रति है। उसके बाद जो मतलब फीलिंग होगी, महसूस होगा, वो रति है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे
कोई चीज पसंद है, जैसे आम पसंद है, वो मिल जाए, अनुकूल विषय है, वो अगर प्राप्त होता है, उसके प्रति अगर प्रीति उत्पन्न होती है, तो वो रति है। और अगर वैसी कुछ जो पसंद ना हो वो दूर हो जाए, जैसे मच्छर काट रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम हो रही है और वो दूर हो जाए किसी कारणवश, उससे जो प्री मतलब सुकून मिले, वो शायद वो भी रति कहलाएगा। फिर है अरति वेदनी कर्म। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा को अरति का वेदन करे, उसे अरति वेदनी कर्म कहते हैं। अरति का अर्थ होता है अप्रीति, सेम रति के ऑपोजिट है। अनुकूल विषय दूर होने पर और प्रतिकूल विषय प्राप्त होने पर जो उत्पन्न होती है अप्रीति, उसको अरति कहते हैं। फिर है भय वेदनी कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा भय का वेदन करे, उसे भय वेदनी कर्म कहते हैं। भय का अर्थ होता है डर, आतंक, खौफ, दहशत आदि। फिर है शोक वेदनी कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा शोक का वेदन करे, उसे शोक वेदनी कर्म कहते हैं। और शोक का अर्थ होता है वियोग जन्य दुख, मतलब वियोग मतलब किसी जो सेपरेशन, उससे जो दुख उत्पन्न हो, या फिर गम, अफसोस आदि को शोक कहते हैं। फिर जुगुप्सा वेदनी कर्म। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा जुगुप्सा का वेदन करे, उसे जुगुप्सा वेदनी कर्म कहते हैं। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, नफरत, तिरस्कार आदि। और फिर ज्ञातव्य में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट तो ये है कि नौकषाय वेदनी कर्म के उदय के लिए बाह्य निमित्त मिले ऐसा आवश्यक नहीं है। बाह्य निमित्त न मिलने पर भी इन कर्मों का उदय संभव है। और इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है हास्य से संबंधित, कि जरूरी नहीं है कि हास्य वेदनी कर्म के उदय के लिए किसी बाह्य निमित्त का होना आवश्यक हो। कभी कभी बिना निमित्त के मात्र आंतरिक कोई कारण हो, उससे भी हास्य का वेदन कर सकते हैं। जैसे ऐसा होता है, मतलब कभी तो जोक सुन के हंसी आती है और कभी खुद ही आ जाती है बिना कारण। संभावना ऐसे ही कुछ है। ठीक है। और दूसरा ज्ञातव्य में पॉइंट दिया गया है कि नौकषाय वेदनी कर्म का फल बाह्य रूप से प्रकट दिखाई दे ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है, इसमें भी हास्य का एग्जाम्पल दिया है कि एकेंद्री में भी हास्य का उदय हो सकता है, हास्य वेदनी कर्म का, मगर उनका प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। और बाकी कभी दिखाई देता है, कभी नहीं भी दे सकता है इसका। बाकी मतलब बाकी हम में दिखाई देता है, हो सकता है दिखाई ना भी दे, मगर एकेंद्री में दिखाई नहीं देता है वैसा। ओके। एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे जी। कि जैसे आपने पढ़ाया नौ कषाय, तो जो इसको नौ कषाय क्यों बोला? बिकॉज ये नंबर 9 है इसलिए इसको नौ कषाय बोला, मतलब जो इसके भेद है वो 9 भेद है। नहीं, उस वजह से नहीं बोला। नो का अर्थ होता है सहवर्ती, और कोइंसिडेंस ऐसा है कि है भी नो, तो नो कषाय है, उसका अर्थ नहीं नो तो वर्ती है, उसका मतलब नौ जो नहीं। आप बोल रहे हैं कोइंसिडेंस ऐसा है, तो क्या ये भी एक रीजन है? नहीं, इसमें नो का अर्थ दिया है सहवर्ती, हम्म। उसमें नो कषाय बोला गया है। संख्या 9 के आधार पे नो कषाय नहीं बोला गया है। सम शायद नहीं, आप श्योर सही बोल रहे हैं? इतना कंफ्यूज मत होइए। संख्या के आधार पर नहीं बोला गया है, सहवर्ती है उसी आधार पर। तभी आप देखिए नो लिखा हुआ है। अगर हम 9 को हिंदी में क्या लिखते हैं? नौ लिखते हैं। नौ, एक और मात्रा होती है। जी। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप, डरिए मत, घबराइए मत। सहवर्ती का मीनिंग क्या है? बताइए खुशी जी। सहवर्ती मतलब जो साथ में हो, तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि जो कषाय के साथ ही उत्पन्न होते हैं या फिर उनको और उत्तेजित करते हैं। कषाय के साथ उसको सहवर्ती। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा हमारा आयुष्यगम, नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे वो है। अब तो बाकी आई थिंक एक एक बार सबका नंबर आ गया है। अब आप लोग खुद से ही बता दीजिए कौन पढ़ा रहा है नेक्स्ट आयुष्यकर्म। मैं कर आयु वाला मैं बताती हाँ प्लीज। हूँ। जिस कर्म के मतलब आयु कर्म है, जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक आदि अन्य भवों में रुकी रहे। और ये 4 प्रकार के नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु। और मतलब इसका डेफिनेशन है, जिस जैसे नरक सबके लिए, जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक भव में रुकी रहे, उसे नरक आयु कहते हैं। वैसे ही तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु के लिए। एक क्वेश्चन है आंटी मेरा
कि जिससे इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जिस कर्म की वजह से आत्मा नरक आदि भवों में रुकी रहे उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा है कि रुकी रहे? ऐसा भी तो लिख सकते थे कि ना जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक आदि मतलब उसका भाव का अनुभव करे, रुकी रहे स्पेसिफिक वर्ड क्यों बोला? क्योंकि जब तक उनके कर्मों का उदय उनको वहीं पे रुकना रहेगा, जब तक उसका वेदन नहीं हो जाता है उनको वहीं पे रुकना रहता है, इससे उनको शायद कहते हैं कि वहां पे रुकी रहती है। ठीक है। और किसी की कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते, सारी मेरे को ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है आंटी, आगे पढ़ाइए। फिर है नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा अ, शुभ अशुभ गति जाति आदि विविध पर्यायों को प्राप्त कर उनका अनुभव करे, उसे जाति सॉरी नाम कर्म कहते हैं। और नाम कर्म की 93 प्रकृतियां है, और उनको 93 प्रकार से भोगा जाता है। और इनकी सांकेतिक संज्ञा भी है। जैसे सांकेतिक संज्ञा है उनको मतलब गति चतुर्दशक, पराघात अष्टक, त्रस दशक और स्थावर दशक। गति चतुर मतलब 14, और परागण अष्टक है 8, त्रस दशक है 10 और स्थावर दशक है 10। तो जैसे और गति गति चतुर्दशक, परागात अष्टक, ये सब जो नाम दिए हुए हैं ये किस बेसिस पे दिए हुए हैं? मतलब गति चतुर्दशक क्यों गति चतुर्दशक ही बोला? क्योंकि इनके मतलब इनको कैटेगरीज किया हुआ है, कैटेगरीज के अनुसार इनको मतलब है ना, एक मतलब जैसे अपन कुछ कई चीजों का होता है ना कि अपन क्या बोलूं, मतलब अपन कैटेगरी करते हैं ना कि पर्टिकुलर चीज इसी में आएगी, इसी के अंतर्गत आएगी। तो हम्म। उसके अनुसार इनको अलग अलग किया गया है कि इसकी इस कैटेगरी में ये आएगा, उस कैटेगरी में वो आएगा। ठीक है। तो गति चतुर्दशक में आएगा गति, जाति, शरीर, शरीर अंगोपांग, बंधन संघातन, सहनन संस्थान, वर्ण मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श, विहायो गति, और विहायो गति एक और हाँ जी। अनुपूर्वी, अनुपूर्वी फिर विहायो गति। हाँ ठीक है। प्रभा आंटी के अलावा और कोई? अनु आंटी? गति चतुर्दशी पढ़ाना है। हाँ जी। मैं देख कर ही पढ़ा रही हूँ, बिना कोई देखे बात नहीं नहीं, आता। कोई बात नहीं, अब देख के पढ़ाइए। पर अब ट्राई कीजिए बिना देख के पढ़ाने के, याद नहीं करेंगे तो नहीं, कैसे पढ़ा ही एग्जाम का नहीं हो तो टाइम आ कैसे? जाएगा? दीदी मैं पढ़ी नहीं हूँ तो कैसे पढ़ाऊंगी? नहीं याद नहीं, आप याद नहीं करेंगे फिर जब एग्जाम का टाइम आएगा ना तो एक साथ बहुत सारा बर्डन हो जाएगा। एक साथ 1 से 11 याद करना बहुत डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट नहीं, समय ही नहीं है इसीलिए पढ़ नहीं पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है, आप देख के करवाइए। जिस कर्म के उदय से नरक आदि गतियों में प्राप्त करके उस प्राप्ति को अनुभव करे उसे गति गति नाम कर्म कहते हैं। हम्म। नरक आदि भव का उसमें गतियों को प्राप्त करना उसे गति गति नाम कर्म कहते हैं। गति नाम कर्म में नरक, तिर्यक, मनुष्य, देव देव गति होते हैं। एक मिनट, एक मेरा क्वेश्चन है। आयुष्य कर्म और गति कर्म दोनों सेम सेम से फील हो रहे हैं, उसमें हम भी बोल रहे हैं कि नरक आदि भव में रुका रहे, इसमें भी बोल नरक आदि गति को प्राप्त करे। तो क्यों इसमें ऐसा बोला नरक आदि गति को प्राप्त करे और क्यों उसमें ऐसा बोला कि नरक आदि भवों में रुका रहे? मेन क्या उस, डिफरेंस है दोनों के अंदर? उसमें नरक अपनी गतियों को भोग वेदन करना होता है आयुष्य कर्म में। नहीं अपनी वो कर्म को इसमें गति कैसे आई? गति तो गति हम अलग पढ़ा रहे हैं कि गति नाम कर्म अलग है और आयुष्य नाम कर्म अलग है। तो मतलब मेन क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन समझ रहे हैं आप मेरा? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप मेरा? मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आयुष्य कर्म में जो हमने नरक आयु पढ़ा, हमने उसमें बोला कि जिस कर्म के उदय से जीव नरक आदि भवों में रुका रहे उसे नरक आयुष्य कहते हैं। गति कर्म में हम कह रहे हैं जिस कर्म के उदय से जीव नरक आदि गति को प्राप्त करके उसके पर्याय का अनुभव करे उसे गति नाम कर्म कहते हैं।
तो मैं ऐसे बोल रही हूँ दोनों में ऐसे क्यों डिफरेंस कि नरक भव में रुकी रहे या गति प्राप्त करे। बात तो एक ही है कि उस भव में उस गति में क्या मेन डिफरेंस है आयु में और गति में। अनु आंटी आपका नेटवर्क चला गया है शायद, ये कैसे। क्या मेरा दीदी क्वेश्चन क्लियर हुआ अनु आंटी। क्वेश्चन क्लियर है, उसको 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 वेदन करना पड़ता है। अपन जो कर्म बांधे हैं उसको वेदन कर ही अपन आयुष्यों को अंत कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। इसमें अपन जो कर्म किए हैं उस कर्म के कारण इसमें जन्म लेते हैं। जो कर्म किए बांधे हैं उस कर्म के हिसाब से अपन अपन को गति मिलता है। इसमें वेदन करना पड़ता है, अंत होता है तो आयुष्य का। तो गति का हम वेदन नहीं करते हैं। वेदन तो वेदन नहीं होगा ना इसमें, उसमें गति प्राप्त होती है ना। तो इसमें भी तुमको अभी अभी मनुष्य गति प्राप्त है ना, मुझे मनुष्य गति अभी अपने पास में मनुष्य भव भी है, मतलब मनुष्य आयुष्य है, मनुष्य गति है, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या है। समझ नहीं आती है तो समझ नहीं। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको। आप जो बोल रहे हैं समझ में आया, कैसे आंसर करना मालूम मालूम नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। आंसर कौन देगा मेरे क्वेश्चन का। मैं बताऊं। एक सेकेंड मैं रुकिए, बताऊं। तृप्ति दी एक मिनट रुकिए। सुनीता आंटी आप बताइए। हाँ, मनुष्य गति मतलब ये है कि जैसे तीन चार गति होती है, वो किस भाव में जाता है। गति मनुष्य गति, तिरंज गति, चार गतियों में से वो किस गति में। और आयु में मतलब एक अपन ने जैसे मनुष्य गति प्राप्त की तो मैंने 100 वर्ष की आयु बांधी है या 50 वर्ष की बात की, देवता की कितनी बांधी, जिस गति में जाता आयुष मतलब वो हो जाएगा। एम आई करेक्ट। और कोई आंसर इसके अलावा। सही गति में आंसर मतलब आपका, और वो कोई उतर आंसर मतलब। उस बेड़ी के समान हो गया, उस भाव में वो रुका रहे, वो गड़ी वो हो गई है। बेड़ी के समान है आयुष का वो, कि जिस भाव में वो जब तक वो पूरा नहीं कर लेगा आयुष पूरा, जब तक वो उसी गति में रुका रहेगा, वो हो गया आयुष कर्म। उसी आयुष गति में कर्म नहीं, रुका रहेगा। मनुष्य गति हो गई। आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे, फिर से प्लीज रिपीट इट। मेरा क्वेश्चन है गति और आयुष्य में क्या डिफरेंस है। गति मतलब ये है कि आपने कौन सी गति बांधी, मतलब चार गति होती है। चार आयु होती है। आयु भी चार होती है। तो आयु में आप बंद करेंगे अपने कितनी वर्ष की आयु है। और गति में यह है कि आप गति हमेशा बंद कर सकता है, लेकिन आयु एक ही बार बंद करेगा वो। ठीक है, और कोई डिफरेंस है ना, ये तो है ना कि गति एक ही बार, गति तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन आयुष कर्म का बंद होने के बाद। अभी मेरे पास में मनुष्य आयुष्य है जी, मनुष्य गति है जी। डिफरेंस क्या है दोनों में। मनुष्य गति है मतलब आप ने पिछले भाव के हिसाब से आपने ये मनुष्य गति बांधी है। और आयु में ये है कि आपका जितना होगा उतना ही आप रह पाएंगे इस मनुष्य गति में, जितना आयुष बांधा होगा आपने। ठीक बात है ना। आपका आंसर, आप बहुत पास में पहुंच गए, पर एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा मुंह पे। हाँ ओके। ऋतु जी बताइए। एक बार मैं ट्राई करूं पहले। हाँ प्लीज बताइए ऋतु जी। गति मरकर जीव जाता है, जिस गति में भी गया फिर वहां का जो आयुष्य रहेगा उस हिसाब से वो रहेगा, वहां पे उतने आयुष्य तक रहेगा। मरकर मतलब गति में जीव मरकर जिस गति में गया, गति एक बार में जहां गया उस हिसाब से फिर उसका आयुष्य बंद हो जाएगा। और गति में जाने के बाद वहां के ही हिसाब से, वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो वहां पे रहता है, उसके पायर का अनुभव करता है। एक सेकेंड, आपने जो बोला जी, कि जीव मर के, मतलब यहाँ से मर के जिस गति में गया वहां जाने के बाद में उसका आयुष्य डिसाइड होगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप। नहीं, आयुष तो पहले डिसाइड हो गया ना मरने के पहले ही, आयुष्य लेकिन मरने के पहले डिसाइड हो गया। हाँ, तो गति बाद में डिसाइड होगी। आप एक्चुअली आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही। दीदी गति एक मतलब मैं कैसे समझाऊं?
एक सेकंड, एक सेकंड, अनु आंटी एक सेकंड, रितु जी को बोलने दीजिए, पहले उनका पॉइंट क्लियर करने दीजिए। बोलिए रितु जी। गति देखिए दीदी, हर समय बंधती है, लेकिन आयुष्य बंध के समय जो गति बंधेगी उसी के हिसाब से अगले भाव में अपने को गति मिलती है। करेक्ट। और जीव उस भाव में उस आयुष्य समय तक रहेगा। जीव उस भाव में गति में गया है, फिर जो जितना आयुष्य उसका बंधा है वो रहेगा। ठीक बात है। गति शायद नाम कर्म में आ जाएगी। नहीं, वो तो नाम कर्म का ही पॉइंट है। ठीक बात है। एक मेन पॉइंट, मतलब सुनीता आंटी काफी पास पहुंच गए थे, थोड़ा दीदी मैं मतलब। बोलूं दीदी? हाँ शुभ भैया, शुभ भैया एक दीदी सेकंड, पहले तृप्ति दी ने अप्रोच किया था। ठीक है दीदी। तृप्ति दी बोलिए। मैं तो तृप्ति वही दी। बोल रही थी, आंटी बोले थे। पर अच्छा। शायद आपका आंसर ये है क्या कि भाव को पूरा कंप्लीट करके ही हम दूसरा को पूरा मिलेगा, ये भाव पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हमको दूसरा भाव मिलेगा। आप पानी के गिलास वाला कुछ एग्जांपल बताए थे, उसी से रिलेटेड है क्या? चलिए शुभ भी आप बताइए। हाँ दीदी, मतलब मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ दीदी। आयुष्य कर्म आके भव विपाकनीय है, और नाम कर्म जो जो गति कर्म है वो आके जीव विपाकनीय है। गति कर्म मतलब गति कर्म के दो लक्षण बोलता हूँ। एक तो आयुष्य कर्म स्वयोग्य भव में ही आता है, और वेदन के द्वारा ही इन्हें भोगा जा सकता है। इन्हें आके हम मतलब संक्रमण के द्वारा भोग नहीं सकते आयुष्य कर्म को। मगर गति को हम स्वयोग्य भव होना करके अवश्य नहीं है, और संक्रमण के द्वारा भी भोग सकते हैं गति को। वन, और दूसरा है मतलब आयुष्य कर्म के एक भी प्रदेश बची रहे, हम उसने भोगे बिना एक गति से एक भव से दूसरे भव में नहीं जाएंगे। मगर गति का ऐसे नहीं है, कुछ प्रदेश बचे होंगे फिर भी हम काल कर जाएंगे, दूसरे भव में चले जाएंगे। ये दो पॉइंट है दीदी। हाँ बिल्कुल एक्यूरेट हाँ आंसर दीदी। जो मुझे हाँ चाहिए दीदी। था। हाँ दीदी। ये हमारी क्लासेस है ना, फरवरी की मिस हुई है पहुंचे ही नहीं है और पढ़ने वो के मिल भी लिए। नहीं है यूट्यूब पे। सुनीता आंटी आप काफी नजदीक पहुंच गए थे। जी। आपने ये पॉइंट रख दिया था कि भाई जितना है उतना भोगना ही पड़ेगा। हम्म। पॉइंट वही है कि ठीक है ये आयुष्य तो में सिर्फ भोगना मैंने अपने पड़ेगा, क्लास लेकिन में गति रखा, में मैंने। ये चीज कंपल्सरी नहीं है। हाँ हाँ सही बात है। नहीं, पर मैंने ये क्लास नहीं करी है और वो मिल नहीं अच्छा। रही, यूट्यूब पे नहीं ये है। मैंने फरवरी की सब क्लासेस मिस हुई है, मैं हमारे मेरी थी तो, पर मेरे को वो यूट्यूब पे नहीं मिली आपकी क्लासेस। मार्च, हाँ क्लासेस वो ओपन नहीं हो रही है साइट। अच्छा, वो मैंने मुझे बहुत नहीं कोशिश आइडिया। करी पिछली बार तो नहीं हो रही। कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे कभी रिवीजन में समझ में आ रहा है, इट्स ओके। ठीक है, ये नहीं आगे 5th चैप्टर में ये सब आएगा, जीव विपाकनी भव विपाकनी, तो सब उससे जी कनेक्टेड है मतलब। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। ठीक है अनु आंटी, क्लियर हुआ। चलिए आगे का पढ़ाइए। गति नामकर्म हो गया, उसके बाद में जाति। जिस कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय आदि जातियों के प्राप्त करके उस प्राप्त पर्याय का अनुभव करे एवं एक इंद्रिय आदि कहलाए जाने योग्य हो, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। इंद्रिय आदि जातियों को प्राप्त करके उस प्राप्त का अनुभव करे। इसमें एक इंद्रिय, बे इंद्रिय आदि जाति है। बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चतुर पंच इंद्रिय आदि इंद्रिय वर्ड मत बोलिए, द्वि इंद्रिय। एक इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय आदि गतियों को प्राप्त करना ही जाति नाम कर्म है। आदि गतियों को प्राप्त करना, प्राप्त का अनुभव करे, जाति को अनुभव करे, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि वर्गनाओं के पुद्गलों को ग्रहण करता है और वे औदारिक शरीर आदि शरीर के रूप में परिणत करके अपने आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक करता है, उसे शरीर नामकरण कहते हैं। इसको एक्सप्लेन कीजिए। सिर्फ वो हाँ, रीडिंग नहीं करनी है, रीडिंग करनी होगी तो वो तो छोटे बच्चों वाला हो गया, ये तो कि भाई देख देख के पढ़ना है। इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या इसका मतलब क्या है? शरीर में शरीर 5 होता है, उसमें एक ही शरीर, जो शरीर अपन प्राप्त करते हैं
उसी शरीर का अब पुद्गल अपन परिणत उस जीव में परिणत होता है। जैसे औदारिक शरीर का पुद्गल हो तो औदारिक शरीर का पुद्गल परिणत होता है, बेकरीय का होता है तो बेकरीय शरीर पुद्गल का परिणत होता है। बेंद्रिय शरीर कौन सा शरीर होता है? बेकरीय शरीर अच्छा, वैक्रिय शरीर, सॉरी। सुनने में गलत हो, बोलने नहीं में नहीं, गलत हो। मैंने गलत सुन लिया, सॉरी। बेकरीय शरीर का बेकरीय शरीर का पुद्गल होता है। नहीं तो ये कैसे होगा? ये क्या, इसका प्रोसीजर क्या होता है? तीनों शरीर का ये एट अ टाइम एक ही शरीर अपन प्राप्त कर सकते हैं, औदारिक बेकरीय हारक में। नहीं, इसका औदारिक प्रोसीजर, बेकरीय इसका हारक, प्रोसीजर क्या है? जैसे जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए मेरे को। औदारिक शरीर, औदारिक आदि वर्गनाओं के पुद्गलों को ग्रहण करते, औदारिक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उन्हें ही वो औदारिक शरीर के रूप में परिणत करता है, शरीर के रूप में परिणत करता है वो। जैसे सभी शरीर को वो कोई वैसे ही परिणत करता है, बेकरीय हो तो बेकरीय, आहारक हो तो आहारक, ऐसे सभी शरीर का परिणत करता है। और अपने आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक करता है, इसका क्या मतलब है? पुद्गल सब छोटा बड़ा सभी होता है ना इसमें पुद्गल, उस हिसाब से पुद्गल बनाते हैं, नया बनाते हैं, बिखर जाता है, उसमें एक में एक वो बोलते हैं। नहीं, वही आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक करता है, इसका क्या मतलब है? आत्मा से ही तो सभी पुद्गल निकलता है, तो उस हिसाब से वो आत्मा का वर्णन किया क्या है। आत्मा से सभी पुद्गल निकलते हैं? तो ये लाइन नहीं समझी मैं। आत्मा से कैसे निकलते हैं पुद्गल? क्या ऐसा है कि आपकी आत्मा के पास पुद्गल है, मुझे चाहिएगा तो मैंने आपकी आत्मा से पुद्गल को खींचे और उसको मैंने अपने पास लिया, तो क्या ऐसा होगा? प्रत्याख्यान करते हैं उसे, उनको ही मिलता है, हर कोई तो जी बेकरी क्या बोल रहे हैं? 14 पूर्वक जारी होते हैं तो उनको होता है आत्मा में, औदारिक तो पर्टिकुलर शरीर में ही नहीं, होता है। 14 पूर्वधारी को छोड़ दीजिए, वहां तक हम पहुंचे नहीं, हम औदारिक की जी बात करते हैं अभी। आप बोल रहे हैं आत्मा से पुद्गल निकलता है, तो क्या ऐसा है कि जैसे ये एक आपकी आत्मा है, मेरी आत्मा है, ये आपकी मतलब आपकी आत्मा से मेरी आत्मा पुद्गलों को खींच रही है, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं, तो फिर अपने आप आत्मा में से कैसे पुद्गल निकल रहे हैं? जैसे समझाना पता नहीं, नहीं आपने नहीं ही बोला ना आत्मा से पुद्गल निकलते हैं। तो बेकरी शरीर कहाँ से बनता है? अपन के शरीर से ही तो बनता है। अपने शरीर से वैक्रिय शरीर बनता है? नहीं। अपने शरीर से वैक्रिय शरीर कैसे बनेगा? आपने ही बोला कि वैक्रिय पुद्गल से वैक्रिय शरीर बनता है, और आप बोल रहे हो अपने शरीर से, तो अपना तो औदारिक शरीर है, तो अपने औदारिक से वैक्रिय कैसे बनेगा? क्या ऐसा होगा कोई देवता आएगा अपने औदारिक शरीर में से अपने शरीर के पुद्गलों को लेके जाएगा और वो अपना शरीर बनाएगा? नहीं गलत है, कंफ्यूजन। ठीक। औदारिक वाले, औदारिक शरीर के पुद्गलों से औदारिक शरीर बनता है। नहीं, पहली लाइन समझ में आ गई कि औदारिक वर्गना के पुद्गल है, उसको ग्रहण किया, फिर उसको शरीर के रूप में परिणित किया, अपने आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक करता है, इसका क्या मतलब है? ऋतु दीदी आप बताएंगे? ऋतु दी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं नहीं मालूम दीदी। अच्छा, सपना दी? सपना दी, आवाज आ रही है नहीं। मेरी? हाँ बट पता नहीं। नहीं पता। सुनीता आंटी आप बताएंगे? एक में करना, जैसे दूध और पानी मिक्स हो जाते हैं, वैसे आत्मा के साथ शरीर के वो जो पुद्गल औदारिक शरीर के पुद्गल है वो आत्मा से जुड़ जाते हैं, ऐसे एक में हो जाना मतलब बिल्कुल राइट। अटैच्ड होना है। मतलब आत्मा के साथ एक में एक हो जाना, तो अभी जैसे अपना शरीर है जी। और आत्मा है, तो क्या अपने को ऐसा फील हो रहा है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है? नहीं, वो नहीं आत्मा फील हो के रहा साथ ना। इस तरह से दूध और पानी की तरह मिक्स हो हाँ जाते हैं कि अपने को पता नहीं चलता है। एग्जैक्टली, अभी अपने जैसे यहाँ पिंच किया हम्म। तो पेन हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना।
पेन किसको हो रहा है, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। आत्मा को, राइट। हम्म। तो आत्मा जो है, जो आत्म प्रदेश है, उसके साथ में शरीर के पुद्गल इस तरीके से घुल जाते हैं कि डिफरेंस नहीं पता चलता। जैसे आंटी ने बताया, दूध और पानी ग्लास में मिक्स करके अगर आपको दे दे, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे देख के कि इसमें कितना दूध है कितना पानी है? पता लगा पाएंगे क्या हम? नहीं ना। तो इसी तरीके से शरीर के पुद्गल आत्म प्रदेशों के साथ इस तरीके से एक में एक हो जाते हैं कि डिफरेंस नहीं पता चलता कि किधर आत्मा है किधर शरीर है, क्या है कैसे, वो पूरा मिक्स हो जाता है सब जगह। मतलब इधर पिंच करोगे तो आपको इधर भी दर्द होगा, इधर करोगे इधर भी फील होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, एवरीवेयर, हर एक रोम। पूरी बॉडी में आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। हाँ, इस तरीके से वो मिक्स हो जाते हैं कि हमको नहीं पता चलता। इसका मतलब ये है इस लाइन का, आत्म प्रदेश के साथ एक में एक करना, यानी इस तरीके से मिक्स कर देता है कि हमको डिफरेंस नहीं पता चलता। ठीक है। और तो जो दीदी आपने बोला ना आंटी, आत्मा से प्रदेश, आत्मा से नहीं निकलते जी। प्रदेश, प्रदेश जो पुद्गल है वो तो एनवायरमेंट में है। आत्मा से पुद्गल नहीं निकलेंगे, पुद्गल लोक में है। उसको आत्मा ग्रहण करते हैं हम। कषाय और इन सब के कारण से उन पुद्गलों को ग्रहण करेगी। नहीं, शरीर के रूप में परिणत कैसे करता है? तो एक शरीर बनता है ना कन्वर्ट पूरा। करेगी शरीर के रूप में। ऐसा थोड़ी है कि एनवायरमेंट में ना शरीर बने हुए पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बॉडी बनी हुई है बस बॉडी उठाया, नहीं, पुद्गल बने हुए हैं। और अगर एक पुद्गलों को उठाएगी उसको बॉडी के रूप में, अच्छा ये मनुष्य बनाना है तो उसको मनुष्य की बॉडी के रूप में कन्वर्ट करेगी। तिर्यंश बनाना है तिर्यंश की बॉडी के रूप में कन्वर्ट होगा। औदारिक क्या सिर्फ मनुष्य के पास होता है क्या? तिर्यंश में भी तो होता है ना औदारिक की, होता है कि नहीं होता? होता है। पता है ना। है। तो अब गाय का बनाना है तो वो गाय के स्ट्रक्चर के रूप में क्रिएट होगा। कोई और एनिमल का है, कोई बर्ड का है, जिसका जिसका है तो वो उसके शरीर के रूप में परिणत होगा। तो समुच्चय मनुष्यों में फिर क्या एकदम एनवायरनमेंट मिलते से ये अपना औदारिक शरीर बना लेते हैं, जैसे चींटी वगैरह, ये मच्छर। हाँ, जिनका जैसा होता है वो उस तरीके से उतना ही, जो जिसकी कैपेसिटी उतना ही ग्रहण करके उस हिसाब से उसको जैसे अपने में अभी परिणत थोड़ी देर करने में। जरा सी चक्कर आ गई, वहां पे हजारों चींटियां आ गई, तो क्या ये उसी टाइम पे चींटियां बन जाती है बस? इतना सा एटमॉस्फेयर मिलने पे क्या होता है ऐसा? एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना है कि उनकी मतलब जो सेंसेस, जो भी सेंस है उनके अंदर, मतलब जी हाँ हाँ। वो बहुत स्ट्रांग होती है। हम्म। तो उस वजह से मतलब वो बहुत जल्दी आ जाती है। वो ऐसा नहीं कि उस टाइम वो पैदा हुई है वहां पे। तो वो कहाँ, मतलब जैसे कई बार ऐसा देखते हैं जैसे टेबल पे अपन ने थोड़ी सी शक्कर बिखेर दी, हाँ, कोई आसपास ऐसा बिल नहीं है कि वहां से आ सकती है। होता है, अपने को दिखता नहीं है, होता तो है। आप अगर एकदम हम ऑब्जर्व करेंगे तो मिल ही जाएगा आपको कुछ ना है कुछ दीदी, का। हमें नहीं दिखता है, भीत के अंदर भी तिरार के अंदर भी रहते हैं कीड़ियां, हाँ, भीड़ के अंदर भी रहते हैं, मट्टी में भी मतलब रहते हैं। हमको नहीं, क्लियर नहीं, कभी मतलब जैसे नहीं ना पता। रोटी के डिब्बे में एक रोटी रह जाती है, किसी किसी के मतलब किसी बिल्डिंग में ही रहता है ना, इतनी चींटियां होती कि रोटी के डिब्बे में अगर जैसे रात भर रोटी रह गई तो सुबह उठ के सिर्फ चींटी दिखेगी, रोटी नहीं दिखेगी, तो वो डिब्बे में कैसे वही उत्पन्न हुई है ना वो तो। नहीं नहीं डब्बे नहीं, में उस जाना तो डब्बे में बहुत कहीं, इजी है, डब्बे में जाने का उस डब्बे में गैप रहेगा, कीड़ी के जाने के हिसाब से गैप रहेगा, उसमें डब्बे घुस में गई तो होगी। वो मतलब डब्बे में जाना तो बहुत नहीं, कंफर्टेबल कैसरॉल है। होगा, कैसरॉल होगा तो भी हो जाती है। हाँ शक्कर कैसरॉल दीदी, में भी एक तो और तो। एग्जांपल, दीदी एक और एग्जांपल बोलता हूँ दीदी, कई हाँ, कई बात ऐसे होता है, हम आके बिस्किट का पैकेट लेके आके घर में रखते हैं, उसे 10-15 दिन यूज नहीं करते हैं, अचानक से एक दिन खोलते हैं, अंदर खाली कीड़ियां मिलेगी, उसका मतलब वो नहीं है कि कीड़ियां अंदर उत्पन्न हुई, कीड़ियां बाहर से बाहर जाके से उसमें आई है। खड्डा करके, बाहर से आके खड्डा करके अंदर घुसी है, और एक के हाँ, कारण सब आ गई है, और सब आके उसके अंदर गए, उसके अंदर उत्पन्न नहीं हुई है, सब पहले से थे, और खाना खा के और उत्पन्न हो गए, और ज्यादा उत्पन्न हो गए, बाहर से भी आ गए, ऐसे ही होता है, तो अंदर ही उत्पन्न मतलब हुए ऐसे आसपास नहीं बोल कभी सकते। ऐसा नहीं दिखता है कि कुछ छेद होगा अभी तो भी होता है? अभी आप किसके, आप अगर फूलन के लिए बोल रहे हो ना, वो नहीं, भी फूलन आके नहीं बोल रही। हवा में, नहीं अगर आप फूलन की बात कर रहे हो नहीं, वो भी फूलन नहीं बोल हवा रही में, मैं तो। हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ नहीं ये मैं समुच्चय जस्ट जीवों की एग्जांपल बात के कर बोल रही रहा हूँ। हूँ, अगर आप फूलन भी बोलोगे, हम्म। फूलन भी बोलोगे तो हवा में कुछ रहेगा तभी तो फूलन, अगर आप एटमोस्फेयर के हटा दोगे, मतलब हवा ही हटा दोगे, तो फूलन भी नहीं बनेगा, फूलन भी बनता है हवा के कारण ही, हवा के डिग्रेडेशन के कारण ही फूलन भी पैदा होता है, अगर हवा ही नहीं रहेगा, अभी अभी आप एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अभी एक पैक्ड चीज है, मतलब फ्रोजन मटर है,
फ्रोजन मटर फ्रिज में प्रिजर्व करते हो, उसमें पूरा हवा निकाल दे, कुछ भी नहीं है उधर, तो जीव उत्पन्न का आप मौका ही नहीं दे रहे हो, तो उसमें फूलन भी उत्पन्न नहीं होता है। मगर वही आप उस फ्रोजन मटर को खुला रखोगे, बाहर रखोगे, उसमें भी जीव उत्पन्न हो सकता है, मतलब फूलन आ सकता है। तो आप मौका दोगे तो हो जाएगा। मतलब आप कटोरदान है, उस कटोरदान में पक्का गैप रहेगा, आपको पता नहीं है, आपके नजर में नहीं है, मगर उसका मतलब वो नहीं है कि कीड़ी अंदर नहीं घुस सकती। कीड़ी के हिसाब से कहीं ना कहीं उसके उस कटरदान में एक जगह गैप रहेगा। हाँ, और बस जैसे दीदी इतना ही। आप अपने को लगता है बहुत बार हम्म, कि नहीं हमारे रूम में कहीं ऐसा कुछ बिल नहीं है या जी ऐसा बिल्कुल, हाँ लगता है, हाँ। नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होता ही है। अच्छा, हाँ, तो वहां से तो आ जाती है। हाँ प्रोबेबली हम शायद चेकआउट नहीं कर पाते, या हम क्या इतना क्लोजली नहीं देख हम्म, पाते, बट कुछ ना कुछ मीडियम होता ही है। अच्छा। बस वही है, जब वो मीडियम थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे अब रेगुलर बेसिस पर अगर वहां चींटी है तो एक होल बन जाएगा, तो हम्म। शायद वो अपने को विजिबल होगा। रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो वो आ रही है, निकल रही है, कर रही है, तो प्रोबेबली हमको नहीं पता चलता, पर होता है कुछ। मैं देखा ना, जैसे कि अगर आपने, जिस तरबूज होता है उसमें बहुत जल्दी चींटी आती है, तो किसी ने प्लेट खा के रात को धो के नहीं रखी है, तो उसमें दो चार चींटी आ जाती है, ये देखा है तो, मैंने। तो तो वही ना, वो तो क्योंकि वो उनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग है। नहीं तो वो खुली आसपास प्लेट, कहीं नहीं दिखता है, डाइनिंग टेबल वो ऐसी। मैं वही बोल रही हूँ, वो हमको फील होता है कि कहीं है नहीं, लेकिन उनके पास तो कितने सोर्सेज है, इतनी सी चींटी किधर से भी मतलब आ हाँ, सकती है। ओके ठीक है। ठीक है, तो ये शरीर नामकरण था। और एक और पॉइंट दीदी जो ये तो चींटियों की बात हो गई। अगर अपन समझे कि जैसे दाल चावल वगैरह है, उनमें जो कटे ईलड़ वगैरह होती है, हाँ। आती है, तो उनकी तो योनि उसी के अंदर ही है, ऐसे समझेंगे। तो उसमें भी देखो, जो है ना भैया ने बात बताई थी, शुभ भैया ने, कि वो कैसे होती है, आप उसको एनवायरनमेंट दे रहे हो वैसा, कुछ हवा गलती हवा। से कुछ गीला हाथ गए, कुछ हाँ, मॉइस्चर गया है उसके अंदर, राइट, तभी होता है उसके अंदर। वो अगर एनवायरमेंट दे रही है, सही शब्द है। कंप्लीटली आप उसको एकदम एयर टाइट के अंदर या पूरा रखेंगे, तो चांसेस नहीं है कि उसके अंदर कुछ इल्ली या कुछ भी मतलब जीव आपका लगे। पूरा वैक्यूम। ड्राई होगा, धूप में सूखा हुआ होगा तो नहीं होगा वो। कुछ उसमें हल्का सा भी सीला हाथ चला गया, या सीला कोई स्पून, या मतलब कुछ आप कंटेनर अगर यूज कर रहे हैं उसको निकालने के लिए, हल्का बहुत भी उसमें मॉइस्चर था, सीलापन था, अगर तभी उसमें होगी। एक गया और है तो डेफिनेटली वो मॉइस्चर की वजह से उसके अंदर होगा। और कभी कभार ऐसे भी होता है जी, जीव पहले से अंडा डाल के रखा रहेगा, तो वो हाँ, अंडा उसके बाद भी उत्पन्न हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल हम कोई मतलब वो जंतु का परेड गोली का ही ना नहीं डालते, तो उत्पन्न होने के लिए संभावना ज्यादा होता है। जैसे आपने कभी नोटिस भी किया होगा, बहुत बार ऐसे होता है कि कोई चीज है, सपोज जैसे दाल है, अगर एक बार उसमें जीव लग गया, हम हाँ बहुत साफ कर देते हैं, धूप लगा देते हैं, स्टिल चांसेस रहता है कि उसमें जल्दी, हो हाँ, वो जाते तो हैं एक बार अंदर। होने के बाद बिकॉज फ्रीक्वेंटली। अगर कोई एक भी दाल का दाना रह गया हाँ। जिसके अंदर साइड में जीव है, हमको दिख नहीं रहा है, हम्म। लेकिन उस दाल के अंदर है और वो रह गया है, तो डेफिनेटली वो मल्टीपल। मल्टीपल्स में कन्वर्ट होगा। हम्म। तो वो अंडे थोड़ी देगा ना, वो तो अपने अंडे नहीं देते ना, जैसे जू और लीक अलग होते हैं ना। पर वो एक जीव भी अगर रह गया ना उसके वो अंदर, मल्टीप्लाई करेगा, कहने का मतलब, चाहे तो एक वो बार। मल्टीपल करेगा। अच्छा। ठीक है। और एक पॉइंट जो अनु आंटी आपने बोला था इसमें शरीर नामकरण में, कि एक बार में एक शरीर रहेगा, तो क्वेश्चन मेरा ये, क्या एक बार में एक ही शरीर रहता है एक जीव के साथ में? अनु आंटी आंसर देंगे। अनु आंटी म्यूट है आपका। उदाहरण तेजस कार्बन 3 शरीर होता है। ठीक है, मुझे यही डाउट था, मैंने कहा पता नहीं आपने बोला तो आपको क्लियर है कि नहीं है। नहीं राइट। नहीं, एक बार में जीव के साथ तीन तीन शरीर तीन रहते हैं, शरीर। औदारिक वक्री आहारक, तीनों में से कोई एक, तेजस कार्बन हमेशा। ठीक है। सॉरी दीदी, जू आके अंडा डालती है दीदी, मैंने नेट में सर्च किया। हाँ, जू जू अंडा लीक भी देती अंडा है ना, डालती है। तभी तो लीक हाँ हाँ। बनती है। हाँ हाँ दीदी। नहीं, किसी ने बोला था अंडा नहीं डालती है, ऐसे जू कुछ अंडा बोला देती था। है, जू तो आपने हाँ नॉर्मली हाँ हाँ हेल्थ में भी देते हैं ना, हाँ जू हाँ अंडा देती है, हाँ नहीं, लीक हो मेरे जाती को है, एक वाइट हो महाराष्ट्र हाँ। जाती जी ने बताया था कि जू और लीक दोनों अलग नहीं अलग है। नहीं, लीक अंडे मैमल्स में नहीं। खाली आके अंडा नहीं देते, बाकी सब भी अंडा ही देते हैं। है। हाँ, अंडा मतलब जो। देती है। नहीं, हाँ। लीक और जीव जू है ना, दोनों अलग अलग जाती है, मतलब अलग अलग है। नहीं, नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन अंडा देती है जू, तभी तो लीक मैं, बनती है। नहीं, मैं नेट ये में नहीं सर्च है, किया था। पूछना हमारा नेट में सब्जी। सर्च किया था, हाँ बोल लिखा हुआ है, यस करके डाला है। जू, मतलब जू हाँ को मुझे लाइस भी यही बोलते पता है कि हैं। जू अंडा देती है।
मेरे को किसी ने बताया था महाराज साहब जी ने कि आप जू लीक को रख दो, वो लीक ही रहेगी, वो जू में परिवर्तित नहीं होगी। महाराज साहब जी ने बताया ये। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये पूछे जू अंडा देती है कि नहीं देती। हाँ जू अंडा देती है नहीं देती, पर लीक जू का अंडा नहीं है। ये बात सही है। हाँ, लीक जू का अंडा नहीं है, ये बात सही है इनकी बस। अच्छा, लीक तो लीक अपने क्या, अपनी उसका लीक एक लीक ना अलग जीव रहेगा ना फिर तो। लीक अलग जीव है क्या? हाँ वही लीक अलग जीव, लीक जू में परिवर्तित नहीं होगी। नहीं, फिर अलग लेकिन जीव है तो कैसे जैसे परिवर्तित? मतलब पुराने में हमने तो ऐसे सुना हुआ है कि लीक होती है, वो एक टाइम के बाद जू में कन्वर्ट हो जाती नहीं, है। ये मैंने भी महाराज साहब जी से डिस्कस किया हुआ। आप कभी और एक बार पूछ के फिर हमको कंफर्म कीजिएगा। मैं हमारे जो हमने सुना है उस हिसाब से लोग और जीव दोनों अलग अलग है। और मतलब जैसे वो चींटियां उत्पन्न हो जाती है, ऐसे जू भी उत्पन्न हो जाती है, वो शायद अंडे नहीं देती वो। ये इंटरनेट की जानकारी अलग है, पर जैनिज्म के नहीं नहीं, हाँ अनुसार। नहीं, चींटियां भी वो बात अंडे से ही ठीक है। उत्पन्न होती हैं। चींटियां भी अंडे से ही उत्पन्न होती हैं। नहीं, चींटियां तो अपना शरीर ले लेगी ना, जैसे जो अंडे से एटमॉस्फेयर में ना। उत्पन्न होती हैं, एटमॉस्फेयर से नहीं लेती है, अंडे से उत्पन्न होती है। एक माँ चींटी रहती है, वो अंडा डालती है और बच्चा जन्मता है। ऐसे ही नहीं होता है। नहीं नहीं, ये तो समुद्री जीव एटमॉस्फेयर में से होगा। सब नहीं नहीं सा एटमॉस्फेयर से सब जो चींटियां एटमॉस्फेयर से नहीं आती हैं। माँ चींटी से ही बच्ची चींटी आती है, एक नहीं से ही होता है। जैसे आप नेट में सर्च करके बोल रहा हूँ सा अभी नहीं, मैंने नेट की बात क्वेश्चन। अलग हो जाती, नेट और जैनिज्म में कभी कभी डिफरेंस हो नहीं सर, सकता है। साइंस अपन महाराज नहीं साहब नहीं, जी से जैन और पूछिएगा ना दीदी मैं आप। वो ये तो कॉमन बात है। जनरल आप जो आंखों से देखने लायक बातों में जेनिज्म और साइंस में डिफरेंस नहीं रहता है। बहुत डेप्थ में जाओगे थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको। बाकी एंड्स लेग वो क्लियरली लिखा हुआ है। और ये जब ऑनलाइन में है तो जैनिज्म में तो इसे अपनाते ही है। मेरे ध्यान से तो चेंजेस नहीं आप रहेगा। एक बार कंफर्म करिएगा ना कोमल जी, हाँ कर लीजिए तो, हाँ सर। है ना, तो सबका क्लियर हो जाएगा आप, ठीक है है। ना। क्वेश्चन क्या यही ना कि जू और लीक, एक तो ये सेपरेट है या हाँ मतलब हाँ, कनेक्टेड। लीक है ना जू में परिवर्तित नहीं होती, ये पूछिएगा आप। हमारे हिसाब से नहीं होती, जो हमने सुना अच्छा ठीक है। है ना। और एक ये कि चींटी, चींटियां वगैरह ये अंडे से उत्पन्न होती है या फिर चींटी मतलब डायरेक्ट बन जाती है, जैसे मच्छर भी तो बन जाते हैं कि नहीं मच्छर। एटमॉस्फेयर मच्छर से। भी अंडे से ही बनते हैं साहब, आप गलत समझ रहे हो। मच्छर भी अंडे से ही बनते हैं, डायरेक्ट नहीं बनते हैं। मच्छर अंडे डालते हैं, उससे मच्छर बनते हैं। पहले से वो अंडे गलत जगह, मतलब वो जो गंदे पानी में पहले से अंडा डालती है ना, उससे मच्छर उत्पन्न। उनको जो एनवायरमेंट, उनको जो उन अंडे को उगने में जो एनवायरमेंट चाहिए वो मिलने से वो अंडे उग जाते हैं। मगर बिना अंडे के आपको मच्छर नहीं आएगा कहीं अच्छा, भी। हाँ, तो एनवायरमेंट से कुछ भी नहीं होता है ऐसा। हाँ एनवायरमेंट से ऐसे तो लिलन पोलन हो आंटी सकता है। जैसे मतलब अगर हम देखें तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि दो कैटेगरीज में जीव डिवाइड होते हैं, अंडज गर्भज। हाँ। हाँ, तो या तो एक अंडे से लेइंग आएगा या मैमल। गर्भ से आएगा। समुद्री हाँ, जीव में क्या क्या बोलोगे आप। तो समुद्र में ये मतलब क्या बोलते हैं इसको। वो तो ना तो अंडज है ना गर्भज है। तो फिर जैसे जो समुद्री मनुष्य बोलते हैं हम। हाँ, तो वो अंडे से थोड़ी हुए, वो तो वो अशुचि में हो जाते हैं। किसी किसी की योनि ही वैसी होती है, वो योनि में ही उत्पन्न हो जाते हैं। बराबर, ये शब्द बारिश सही है, के योनि शब्द है वो, उनके बारिश लायक के योनि जो मिलते ही वो उत्पन्न हो फ्रॉग्स जाते हैं, होते अंडे हैं, से कोई नहीं कोई होते हैं। फ्रॉग्स ऐसा मैंने सुना है, बारिश ये में सही, ही योनि ऐसे शब्द ही ही आ प्रॉपर है। जाते हैं, मतलब ऐसे हैं। उनके अंडे हो ऐसे जरूरी नहीं है मतलब। ओके। किनके? वो वापस योनि। रिपीट करिए सर। अच्छा। बारिश में कभी कभी बारिश के अलग टाइप के फ्रॉग्स होते हैं। हर हाँ फ्रॉग अंडा देता है ये ऐसे जरूरी नहीं, अपने जेनेसिस। नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है साहब। बारिश के हिसाब से उस टाइम में वो अंडा रहा हुआ होगा, वो बारिश उसको इमीडिएटली बनने में, मतलब अंडा नहीं और फ्रॉग आ गया, ऐसे पॉसिबल नहीं है साहब। हर अरे अंडा हर एग्जिस्टेंस फ्रॉग एग्जिस्ट अंडे से ही एग्जिस्टेंस वो होते ऐसे हैं जरूरी। फ्रॉग, सही बोल रहे अभी हैं। आप समझ लीजिए, एग्जिस्टेंस के लिए कुछ तो चाहिए ना। अभी उसको बनना है, उसको फ्रॉग ही बनना है, तो उस फ्रॉग का वो पर्टिकुलर अंडा रहेगा तो ही तो वो फ्रॉग बनेगा। गुड बिना गुड। कुछ भी रहे हवा से ही कैसे वो फ्रॉग आएगा? ठीक है। फ्रॉग बनता है, समुद्री फ्रॉग होते हम हैं। हम 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 इस हाँ डिस्कशन को पूछ के क्लियर करने का बोलते हैं। जी हमारा आज हाँ, कर्म करके तो क्लास इस खत्म। जीव विचार की तरफ मुड़ गया पूरा टॉपिक। हाँ, तो इसको मोस्टली इस डाउट को मनसा से पूछ के मतलब सॉल्व करने का भाव रखते हैं। आप लोग के भी आसपास अगर शाहिद आत्मा का सानिध्य हो और मौका मिले तो प्लीज आप लोग पूछ के ऐसा ठीक। बताने का भाव रखिए। जीव विचार पर्टिकुलरली किसी ने अगर पढ़ रखा हो तो, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ नहीं पढ़ रखा, थोड़ा बहुत ही किया हुआ था। इसलिए आगे नेक्स्ट क्लास में जो है हम ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर पूरा हो जाए
ताकि आगे चले हम, बहुत टाइम हो गया इसको अब लिए हुए, तो थोड़ा सा फटाफट करेंगे अब। हाँ और कोई भी क्वेरीज हो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनयाशात्मा के लिए आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। हम बार बार जय मिच्छामि जिनेंद्र। दुक्कडम मिच्छामि क्षमा दुक्कडम याचना। मिच्छामि जय जिनेंद्र। मिच्छामि दुक्कडम।